नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अब सिर्फ कुछ औपचारिकताएं और कुछ समय की बात है। भारत में असीमित शक्तियों वाला वक्फ बोर्ड अब खत्म होने जा रहा है। जब मैं ये कह रहा हूं तो इस वक्त जो है राज्यसभा में इस पर बहस चल रही है। बीते 2 दिन से वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में बहस चल रही है। कल लोकसभा में बहस हुई, आज राज्यसभा में बहस चल रही है। लोकसभा में सरकार को इसके पक्ष में 288 वोट मिले, जबकि इसके विपक्ष में विरोधियों के पास मिलकर कुल जमा 232 वोट थे। कल देर रात लगभग 2 बजे जब इस पर वोटिंग हुई तो साफ हो गया कि सरकार को इस विधेयक को पारित करवाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और आज अगर आपने आज राज्यसभा की कार्रवाई देखी हो तो बहस जरूर अच्छी हुई, लेकिन विपक्ष के कंधे झुके हुए थे, क्योंकि विपक्ष को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि अब उसके हाथ से बाजी निकल गई है। एक बड़े बदलाव की ओर देश बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि जो है लगभग हासिल कर ली है। मैं लगभग कह रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा, राज्यसभा में डिबेट चल रही है, राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद ये विधेयक जो है इसकी ये जो राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के साथ ही, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बन जाएगा और फिर असीमित शक्तियों वाला वक्फ जो बोर्ड है वो भारत में खत्म हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। एक बड़ी और नई पहल की ओर देश बढ़ चला है। अभी भी इसको लेकर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, वो ठीक है। देश में, लोकतांत्रिक देश में बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष के पास अब आखिर क्या रास्ता बचा है, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा सेटबैक लगा है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, विपक्ष के कई नेताओं ने लगातार इस तरह के बयान दिए थे कि चाहे कुछ हो जाए, इसको संसद से पारित नहीं होने देंगे, इसको संसद से पारित नहीं होने देंगे। लेकिन संसद से तो पारित हो गया। सारी उम्मीदें कुछ पार्टियों की तरफ थी, टीडीपी की तरफ, जेडीयू की तरफ, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ, लेकिन उन पार्टियों ने बीजेपी और एनडीए सरकार का पूरी तरह से समर्थन किया इस मुद्दे पर। बल्कि आज तो यह भी खबर आई है कि माफ कीजिएगा बीजेडी जो अब तक इस संशोधन विधेयक के विरोध में थी, उसने साफ तौर पर अपने सांसदों को कहा है कि वो अंतरात्मा के आधार पर वोट कर सकते हैं। और इस बीजेडी के ऐलान के बाद इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि राज्यसभा में सरकार के पक्ष में जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि विपक्ष जो इस बात पर अड़ा था कि इसको किसी भी हालत में वो इसको पारित नहीं होने देगा, विपक्ष अब क्या करेगा? कायदे से तो बड़ी ग्रेसफुली विपक्ष को इसमें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब भी अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, जिसमें कुछ बयान ऐसे हैं जो चुभने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से 2 तरह के बयान आ रहे हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ठीक है, संवैधानिक रूप से आपका यह अधिकार है और इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष के पास इस बात का अधिकार है और विपक्ष शायद यह करे भी कि इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए, इसको चुनौती दे। हालांकि इस पूरे मसले पर और ऐसे तमाम मसलों पर विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। सरकार के जितने फैसलों को विपक्ष ने चुनौती दी है, उन सब पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ठीक है, विपक्ष का अधिकार है, इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको जरूर करना चाहिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से और देश में कुछ आवाजें ऐसी भी उठ रही हैं जो कह रही हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और एक सांसद ने तो कल ही संसद में कह दिया था कि माइनॉरिटी इसको स्वीकार नहीं करेगी। सवाल यह है कि देश की संसद के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई कानून बने तो फिर आपको वो स्वीकार क्यों नहीं है? और अगर आपको स्वीकार नहीं है तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? डेमोक्रेटिक तरीके के अलावा आपके पास क्या विकल्प है? और क्या आप अनडेमोक्रेटिक तरीके भी अपनाना चाहते हैं? क्या ऐसा करके आप देश में एक बार फिर से तनाव पैदा करना चाहते हैं? या फिर आपकी मंशा क्या है? इन सबको समझना जरूरी है, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपने किसी भी अधिकार का इस्तेमाल करें, संवैधानिक तरीके से किसी तरीके का इस्तेमाल करें, उसकी आपको पूरी आजादी है। लेकिन यह कहना कि संसद से पारित हुआ कानून नहीं मानेंगे,
तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठने लाजिमी है। दो टूक में आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, राज्यसभा में आज जो कुछ कहा सुना गया, जरा वो आप भी सुनिए और उसके बाद आज की बहस, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। पूरा इंक्वायरी होने के बाद में सर्वे कमिश्नर उसको सर्वे करता है, कलेक्टर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में वफ़ गेजेट उसके बाद में सरकार उसको गेजेट करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी टेंस में है, चिंताग्रस्त है कि इसमें जो गैर मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा वो क्या करेगा, कैसा करेगा, ये चीज़ को सोच के उन लोग काफ़ी हद तक टेंस है, चिंतित है। इसी के कारण बहुत से जगह में स्ट्राइक हो रहा है, धरना दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के अंदर, हमारे कौम के अंदर सरकार बेकार ज़बरदस्ती क्यों घुस रही है, क्यों इंटरफेरेंस कर रही है। नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। और किसके लिए वो क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए, धार्मिक रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहाँ ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम, मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। केवल कहना कि मुसलमान ही वक्त दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्त दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? जैसे कि उन्होंने कहा कि जमीन मेरा है, तुम कौन होता है कानून बनाने वाला? तो जब कोई ट्रस्ट बनाता है तो ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, उसका निगरानी कौन करता है? चैरिटी कमिश्नर। तो आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू एक ट्रस्टी हूँ, तो चैरिटी कमिश्नर में तुम मुस्लिम नहीं आ सकते हो, क्रिश्चियन नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है कि इस देश में, देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं मेरा मर्जी होगा, इसका मतलब क्या एक मिनिस्ट्री मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलना है? आप कैसे बात करके जा रहे हैं इतने सीनियर होते हुए? तो बहस अभी जारी है, लेकिन नतीजा जो है, परिणाम जो है वो लगभग तय है। क्या परिणाम होगा, लेकिन अब परिणाम के बाद के हालात पर चर्चा आज दो टूक में करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान दो टूक में जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करवा दूं एक एक करके। मेरे साथ
शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। अतीकुर रहमान जुड़े हैं मेरे साथ, इस्लामिक स्टडीज़ के मामलों के रिसर्चर हैं। सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक मामलों के जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शाजिया, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्योंकि शाजिया का जी ओके शाजिया की मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं शाजिया आपके पास आऊँगा, लेकिन सैयद तारिक खान जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अभी मैं कुछ बयान देख रहा था लगातार विपक्ष की तरफ से जो आ रहे थे, और इसमें फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि किसी को भी कोर्ट जाने की पूरी अनुमति भी है, मतलब अनुमति कौन देने वाले हम होते हैं, लेकिन कोर्ट जाना उनका अधिकार है, उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी को दो राय नहीं। AIMM कह रही है हम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर, कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती कहते हैं कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, ठीक है। चंद्रशेखर आवाज रावण कहते हैं कि सड़कों पर उतरेंगे। राम गोपाल यादव कहते हैं ये नाजायज बिल है ये। कार्ति चिदम्बरम कहते हैं मामला खत्म नहीं हुआ है। इमरान मसूद कहते हैं लड़ाई जारी रहेगी। सर, कानूनी लड़ाई के अलावा कोई और विकल्प भी है क्या विपक्ष के पास इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का? नहीं, बिल्कुल कानूनी लड़ाई ही लड़ी जाएगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि ये बिल नहीं, मुझे लगता है मुझे टाइम दिया जाएगा कि मैं अपनी बात रखूं। देखिए, इस बिल का नाम इन्होंने रखा उम्मीद। ये उम्मीद नहीं, ये ग्रीड जानते हैं क्या है? लालच, सरकारों की लालच, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। साबित करता हूं आने वाले समय में। अमित शाह, किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, JP नड्डा, सब लोगों ने सिर्फ एक बात कही कि आप परेशान मत होइए, ये बिल इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि आपकी जमीनें ली जाएंगी। सब ने ये बात कही और ये भी कहा कि ये पहले वाले चीजों पर अप्लाई नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा और अब से लागू होगा। ये सारी चीजें सब लोगों ने खूब 2 दिन से चिल्ला। अच्छा, ठीक है। फिर जब हम इस कानून को टैली करते हैं कुछ चीजों से, तो अजीब सा डेटा निकल गया। उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण, उत्तर प्रदेश में शिया सुन्नी मिलाकर लगभग 1,32,000 प्रॉपर्टी, जिसमें लगभग 50,000 डिस्प्यूट सरकारों से, सरकार या सरकार की संस्थाएं जो जिसको डिफाइन भी किया इस बिल। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत कम। जब हम अब मैं कानून पे आ रहा हूं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि जमीनें नहीं ली जाएंगी, उसी के रेफरेंस में मैं अब कानून पे आ रहा हूं। सेक्शन 3B1 कहता है कि सारी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा विदिन 6। सेक्शन 3B2 का C पॉइंट कहता है कि सेल डीड होना जरूरी। सेल डीड भी चाहिए और रजिस्टर भी करना, ठीक है, चलिए। और वो प्रॉपर्टियां जिनके साथ सरकार का डिस्प्यूट है वो रजिस्टर नहीं की जाएंगी, या कोई भी डिस्प्यूट है। ये सेक्शन 3C का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 3C का इन चारों पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि वो रजिस्टर नहीं की जाएंगी। अब वो नहीं की जाएंगी तो उसका मामला कहां जाएगा? उसका मामला जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारी पावर होंगी कि वो इस चीज पे निर्णय करे कि ये जो नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं जिनका सरकार से ही डिस्प्यूट है, इसका क्या होना चाहिए। और वो रिकॉर्ड रेवेन्यू का देखेगा जिसका रेवेन्यू 1952 में रजिस्टर्ड होगा, यह भी इन्हीं क्लॉज में लिखा हुआ है। उन्हीं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा 6 महीने अंदर वाला, वरना नहीं किया जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आपकी मंशा ये होगी कि आपको लैंड ग्रैब करनी है, तो इस लॉ का आप इस्तेमाल करेंगे। डीएम कभी अपने खिलाफ ऑर्डर देगा क्या? क्योंकि ये मुकदमा ही डीएम के खिलाफ लड़ा जा रहा है। सरकारी संपत्तियों का और वक्फ का मुकदमा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो हम लड़ेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। डीएम ही जो फैसला देगा वही माना जाएगा। डीएम कहेगा कि ये आप रिकॉर्ड्स दिखाइए, और रिकॉर्ड आप अगर नहीं दिखा पाए तो आपकी जमीन रजिस्टर नहीं की जाएगी। तो ऐसे में तमाम वक्फ की प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड में रजिस्टर ही नहीं होंगी, क्योंकि जो सेक्शन 3B1 है वो कह रहा है कि 6 महीने में करनी चाहिए। हेंस ये साबित होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये भूख है, ग्रीड है, लालच है कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाए। ओके
सर आपने पहले कहा, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था, आपने पहले कहा मुझे टाइम मिलेगा और विपक्ष को टाइम देने के लिए हम बुलाते हैं, सबको टाइम देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तारिक खान जी मैंने आपको रोका नहीं। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा ग्रीड। बिल्कुल सही बात है, ग्रीड तो दिखती है। और ग्रीड क्या दिखती है? अभी तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, संसद से लेकर बाहर तक खुलासे हो रहे हैं कि विपक्ष के किस किस नेता ने कहां कहां कितनी कितनी एकड़ वक्फ की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और वक्फ के नाम पर जो चल रहा है वो तो ग्रीड साफ दिख रही है। वो ग्रीड बहुत बार सबकी दिख रही है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी की ग्रीड, ये मैं देख रहा था, मैं पहले भी इसका खुलासा किया था, तब मुझे कई लोगों ने कहा ये आप कहां से लाए, और आज मैं फैक्ट लेकर आया, अखबार की कटिंग लेकर, और ये हैदराबाद के अखबारों की साफ तौर पर लिखा है। कितना? असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़, ये ग्रीड होती है सर, ये ग्रीड होती है। 3000 करोड़ असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़ वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। संसद में यह बताया गया कि वो 8, ये इसका जिक्र आया कि वो उन्होंने 8 रुपए एकड़ किराया, सोचिए कितना, 1000 बीघा जमीन उन्होंने, उनके पास है, और किराया कितना देते हैं? 8 रुपए। ये होती है ग्रीड। अकबर अहमद डंपी का खुलासा हुआ, 200 बीघा जमीन अकबर अहमद डंपी ने वक्फ की कब्जा ली, उसके ऊपर अपना रिजॉर्ट बना दिया उत्तराखंड के अंदर। कौन था अकबर अहमद डंपी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सईदुज्जमा सांसद कांग्रेस के, वक्फ की संपत्ति पर बंगला बनाकर रखा है। ऐसे कितने ग्रीड के उदाहरण भरे पड़े हैं भाई। इतने सालों से वक्फ के नाम पर ये ग्रीड ही तो चल रही थी कि भैया कब्जा लो कब्जा लो कब्जा लो कब्जा लो, क्योंकि कोई तो है नहीं उसके बाद आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि अब इसमें इस बिल में, कानून में क्या है क्या नहीं। अब कानून बनेगा तो आप इसको चुनौती दीजिए, कोर्ट सुनेगा, कोर्ट में जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि इस बात के भी 50 उदाहरण हैं, कोर्ट के फैसले आने के बाद भी विपक्ष ने कई फैसले नहीं स्वीकारे कोर्ट के, और अदालत पर ही आरोप लगा दिए, तो वो तो सबके लिए रास्ते खुले। अब बिल में क्या है क्या नहीं है, इसको नाजायज कहना, ये कहना, मुझे लगता है मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ना चाहता हूं आज। लेकिन उससे पहले शाजिया इल्मी, तारिक खान जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई ये तो कब्जा करने की लड़ाई है, सरकारें और केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें मिलकर कब्जा कर लेंगी। देखिए तारिक साहब अपने बारे में बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी जानी जाती है, बल्कि बाकायदा जो मुस्लिम सामंतवाद है उसका पूरा प्रतीक है पार्टी, और कहते हैं अपने को समाजवादी, लेकिन है असली सामंतवादी। और जो प्रहार आप देख रहे हैं पहली बार इस तरह से आजादी के बाद, जो हिंदू सामंतवाद के खिलाफ हुआ है पहले, लेकिन मुसलमान सामंतवाद के खिलाफ जो आप देख रहे हैं प्रहार, उससे तो जाहिर है सब पकाए हुए लोग हैं सारे, यही तो उसके प्रतीक है। आपने डंपी अहमद का जिक्र किया, उत्तराखंड का जिक्र किया, 20 बीघों का जिक्र किया, उसमें रिजॉर्ट बने हुए हैं। वो बीघा किसके लिए थे 20 बीघे? आपने बहुत सारे नाम गिनाया भी, और उसमें तो 9 लाख एकड़ जमीनों में तो पता नहीं क्या क्या होगा, कि किस लिए थे सारे। सिर्फ मैं एक डंपी साहब की और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कि किस लिए थे। वक्फ का क्या मतलब है तारिक भाई को पता है? औकाफ, इंसाफ, गरीबों के लिए इंसाफ। कितने गरीबों को फायदा हुआ? कितने गरीब थे सारे कांग्रेस के सांसद? डंपी साहब पता नहीं किस पार्टी में है अभी वो, कितने गरीब थे वो। और सबसे बड़ी बात इन सबसे बढ़कर कि पहली बार जब वक्फ का जो मकसद है, यानी कि औकाफ और गरीबों के लिए ज़कात से बढ़कर चैरिटी, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो, और ये परोपकार और पुण्य के लिए जमीन दी गई है, पहली बार जब उसको लेकर फाइनेंशियल ऑडिट, पारदर्शिता के साथ, बद इंतजामी के खिलाफ बेहतर प्रबंधन के लिए बाकायदा इंतजामात किए जा रहे हैं कि गरीब हकदार मुसलमान सबसे गरीब है। सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस आप देखेंगे देश के सबसे गरीब है, उसी की दुहाई दे देकर वोट भी लेते हैं लोग, जो सारे बैठे हुए ना यहाँ पे, उसी की दुहाई देते हैं। सालों साल से यही लगा रखा है, और उसी को आगे नहीं बढ़ने देते। और इस बात का जवाब है नहीं इनके पास। उसी मुसलमान जिसका खून चूस कर, जिसको वोट बैंक के एक चारा बनाकर आपने बाकायदा सत्ता में आकर ऐसी सारी प्रॉपर्टीज में भी धांधलेबाजी से हड़प ली है, पूरी तरह से आपका दबदबा चल रहा है। आप क्यों चाहेंगे कि उस गरीब का भला हो? वो गरीब का भला होगा, वो जमीनों में उसके लिए क्या है वो पूछेगा सवाल, तो क्या होगा आपका? क्या होगा उन फ्यूडल लॉर्ड्स का, उन जमींदारों का, उस भू माफिया का? ये तो है। अब अगर आप इनसे पूछिए, अशोक जी पूछ के देखिए, आप एक कोई फहरिस्त दे देता। बड़े बड़े बोलने वाले आए थे ना आज विपक्ष की तरफ से, किसी एक ने फहरिस्त दिया अशोक भाई आपको
किसी की हिम्मत थी, एक फहरिस्त मिल जाती कि एक गरीब मुसलमान महिला के लिए, ये यतीम मुसलमान बच्चे के लिए, एक बिल्कुल बेरोजगार और गरीब मुसलमान के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने चैरिटेबल हॉस्पिटल, क्या कुछ, कितने उन्होंने रोजगार और तालीम के रास्ते वक्फ जमीनों के जरिए लोगों तक मैसर कराने की कोशिशें की हैं। ओके, देखिए सवाल पूछेंगे, नील बटा सन्नाटा मिलेगा। एक मिनट रुकिए, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये डिबेट तो संसद में भी चल रही है, लंबी चल रही है, कल भी चली, आज भी चली। अब आप बिल के प्रावधानों को लेकर कितने पर्चे फाड़ते रहे, ये कहते रहे कि ये बिल नाजायज है, ये बिल ये लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक व्यवस्था से ये बिल जो है कानून बनने जा रहा है। अब आप कुछ भी करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका फिर से कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्वागत है, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा आज का मूल सवाल क्या है, उस पर आना चाहता हूं। और मूल सवाल यह है कि क्या कोर्ट जाने के अलावा भी विपक्ष की कोई और तैयारी है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आऊंगा अभी तारिक खान साहब, लेकिन जरा मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान है जो उन्होंने कल लोकसभा में दिया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब जरूर दिया, लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि आप जो है डेमोक्रेटिक तरीके संविधान की बात करते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से कोई कानून बनता है, कोई बिल कानून बनता है, तो उसको लेकर आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, फिर आप संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। इनमें बड़ा विरोधाभास है। जरा बयान सुनवाइए समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी साहब का। रामपुर के सांसद हैं ये, कल उनका बयान सुनिए। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तारिक खान, ये संसद में धमकी क्यों भाई? बोलिए तारिक खान की आवाज दीजिए। सरकार के पास है कानून बनाने का अधिकार, सरकार के पास है, उनके पास बहुमत है, वो उसको पास भी कर सकते, मगर आप विरोध करने का अधिकार तो छीन नहीं सकते। चंपारण सत्याग्रह से लेकर और क्विट इंडिया मूवमेंट सुनिए ना, विरोध करिए ना। नहीं तारिक खान, विरोध करने का मैं सुनिए ना, मैंने आपको पहले नहीं रोका। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल समझ लीजिए। मेरा सवाल, मैंने आपको पहले नहीं रोका था, मैं फिर से कह रहा हूं, विरोध करने का अधिकार आपके पास। आप पूरे 5 साल संसद में गाली पट्टी बांध कर जाइए, कौन रोकता है? आप पूरे 5 साल वक्फ को हड़प लिया, वो प्ले कार्ड लेकर घूमे, कौन रोकता है? कौन रोक रहा है आपको? आप सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं स्वीकार करेंगे, ये कहने का क्या मतलब होता है? या धमकी, ये देश को धमकी दे रहे हैं कि नहीं स्वीकार करेंगे? कैसे नहीं स्वीकार करेंगे देश का कानून? क्या करेंगे? और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सवाल पूछा जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इनके फोरफादर ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था और जबरदस्त किस्म से किया था, वो भी कानून बन गया था, लेकिन तब भी उसका विरोध किया। तो इसमें भारतीयता नहीं है। जब महिलाओं को अधिकार मिल रहा था, तब कौन सा आप तब नहीं कहा गया था कि ये कानून बन गया, अब आप इसका विरोध नहीं कर सकते? इन्हीं के राइट विंगर्स उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, किसी भी तरीके सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खाली है, ये एक विरोध का तरीका है। सांकेतिक आर्टिकल 19(1) भी आपको सारी तरीके की जो भी शांतिपूर्ण तरीके के प्रदर्शन है उसकी इजाजत देती है। जो देश आंदोलन से आजादी पाया हो, वहां पर अगर किसी तरीके के आंदोलन को ये कहा जाए कि ये देश के विरोध में होगा, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उसका भैया विरोध सुनिए ना, मैं फिर से मैं आगे बढ़ूंगा। आपके फंडामेंटल जो राइट हैं वो हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं,
ये धमकी वमकी जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वो दौर गया जब आप देश को धमकी देकर चलाते थे, वो दौर गया। और वैसे ये सांसद महोदय का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा बता देता हूं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने संसद में खड़े होकर ये धमकाया कि कानून नहीं मानेंगे। इन सांसद महोदय का ट्रैक रिकॉर्ड देश को जानना चाहिए। मोहिबुल्लाह नदवी ये जो है, ये इमाम है वैसे तो संसद पार्लियामेंट की जो मस्जिद है वहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहां के इमाम है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने शायद 4 या 5 शादियां की हैं। तो इनको किस किस तरह के अधिकारों की जरूरत है? और वो भी ठीक है, आप 4-4, 5-5 शादियां कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो आपकी मर्जी है, आपका निजी मामला है। लेकिन इनकी पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं दिया था, 10,000 रुपए गुजारा भत्ता नहीं दिया था इन्होंने अपनी पत्नी को। और उसके बाद मेरठ की कोर्ट ने आदेश दिया था इनकी संपत्ति को कुर्क करके दीजिए, क्योंकि जब पत्नी और बच्चे, छोटे बच्चा पत्नी, 5,30,000 रुपए गुजारा भत्ता नहीं दिया था। और तब जो है मेरठ की कोर्ट ने कहा उनको गुजारा भत्ता दीजिए। और इनका एक और बड़ा वीडियो वायरल है मोहिबुल्लाह नदवी साहब का, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनको उम्मीदवार बनाया गया था। वैसे तो ये संविधान की बात करते हैं और लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए एक जगह, तो वहां इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया। कहा मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करूं। और ये सांसद, ठीक है, देश की जनता ने सांसद बनाया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सांसद बने तो देश का कानून स्वीकार कर लो। बाबा साहब को तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन देश का कानून स्वीकार कर लो, देश की संसद को स्वीकार कर लो और देश के संविधान को स्वीकार कर लो। इतना तो कर लो कम से कम सांसद बनने के बाद। लेकिन नहीं, तेवर देखिए, नहीं मानेंगे। जवाब सुन लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। इसमें क्या जवाब देंगे आप सर? इसमें क्या जवाब? सुनिए तो क्या जवाब देंगे? 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। आपको सब कुछ कहने का अधिकार, लेकिन उनकी शादी की बात की आपने, ये पर्सनल मैटर है। फिर देश के प्रधानमंत्री की भी बात करूंगा मैं, तब आप बिल्कुल कह देंगे कि ये सर मैंने कोर्ट के संदर्भ में सवाल उठाया। मैंने कोर्ट के, सुनिए, वो तो आप करते रहते हैं, आप लोगों के पास कुछ होता नहीं। मैंने कोर्ट के संदर्भ में, अदालत ने कहा, कोर्ट ने कहा कि पत्नी को 5,30,000 रुपए गुजारा भत्ता, जो व्यक्ति 10,000 रुपए अपनी पत्नी और उसको गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। अब बात करते, संविधान की बात करते, 10,000 रुपए एक महिला का गुजारा भत्ता, 5 शादियां करेंगे और महिला को गुजारा भत्ता नहीं देंगे, इसलिए मैंने अशोक जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। धमकी देंगे, उसके बाद देश की अदालत में धमकी देंगे। ये सब इस देश में नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा देश में, सिर्फ ये बता रहा हूं। बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो गुजारा भत्ता देने से आपने इनकार किया कहीं है, और जाइए, जाके धमकी दीजिए। ये हिंदुस्तान में धमकीबाजी नहीं चलेगी। और कोर्ट के संदर्भ में मैंने कहा था, तारिक खान, मैंने कोर्ट के संदर्भ में कहा था कि मेरठ की कोर्ट ने 5,30,000 रुपए का उन्होंने जब गुजारा भत्ता नहीं दिया तो मेरठ की कोर्ट ने कहा कि उनकी संपत्ति कुर्क कर लो। उस महिला को, अपनी बीवी को आप तलाक देकर उसके बच्चों को बाहर निकालकर शाजिया जी ये मेरा विषय नहीं है, शाजिया जी मेरा विषय नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे बैठे हैं, शाजिया जी एक मिनट, शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पर। नहीं, शाजिया जी मेरा विषय नहीं है, मुझे सिर्फ शाजिया जी एक मिनट, मेरा विषय नहीं है। मुझे सिर्फ उस व्यक्ति को जिसने संसद में खड़े होकर देश को धमकी दी, मुझे सिर्फ उसका चरित्र देश को दिखाना था और मेरा कोई मकसद नहीं। आगे बढ़ रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद सैयद जवाद आपके पास आऊंगा। और फिर से कह रहा हूं, ऐसे चरित्र वाले देश के लोगों को धमकी ना देगी, कानून नहीं मानेंगे। कानून तो सबको मानना पड़ेगा, ये तुम्हारे खाला जी का घर नहीं है, हिंदुस्तान है और संसद ने जो कानून बनाया सबको मानना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वक्फ विधेयक पर कर रहे हैं, क्योंकि संशोधन विधेयक राज्यसभा में चर्चा चल रही है। राज्यसभा के आंकड़े जो है वो साफ दिखा रहे हैं कि सरकार इसको पारित करा ले जाएगी, कानून बन जाएगा। तो आज मेरा सवाल है विपक्ष के लिए, विपक्ष जो है इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अलग अलग तरह की बयानबाजी दी जा रही है और कुछ संवैधानिक है, कुछ असंवैधानिक भी है, कुछ लोकतांत्रिक तरीकों की बात है, कुछ अलोकतांत्रिक तरीके भी हैं। तो सवाल यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप जो भी आपके पास एक रास्ता बचा और एक ही रास्ता बचा वो देश की सुप्रीम कोर्ट में जाने का, वो आप जाइए। लेकिन देश में धमकी देना, सड़कों पर उतरने के लिए कहना, ये कहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे लगता है इस तरह की भाषा जो है स्वीकार नहीं है। और इसी पर चर्चा मैं कर रहा हूँ कि वक्फ पर हारे विपक्ष क्यों ना स्वीकारे। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी जी जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, तारिक खान जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं, अतीकुर रहमान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्टडीज़ के रिसर्चर हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ। सैयद जवाद, जो है इमरान मसूद कहते हैं लड़ाई जारी रखेंगे, कैसे कैसे लड़ाई जारी रखनी है? कोर्ट जारी रखना ठीक है, इसके अलावा भी कोई तरीका है लड़ाई जारी रखने का? अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा एक मशहूर शेर है, उसी से शुरुआत करता हूँ कि हमारी बर्बादियों पे यूं ना मुस्कुराओ चमन वालों, हमारी बर्बादियों पे यूं ना मुस्कुराओ चमन वालों, गुजरनी है तुम्हारे भी सरों से एक दिन क़यामत बहुत दूर। जो आज ये लोग तमाशा करके, मैं इसको तमाशा ही बोलता हूँ, जो मुसलमानों पर जुल्म करके और जो अपना बड़ा खुशी से ये परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम बीजेपी वालों ने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है, देखो मुसलमानों को कैसा हमने दबा करके रखा हुआ है, ये जितने ढकोसले हैं ये ठीक है सर आंखों पे ले लिए, भाषणबाजी है, भाषणबाजी पे लिए हमने, भाषणबाजी है वो कल रात को 2 बजे तक संसद के जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संसदीय प्रणाली से बिल पास होता है, जितने लोग जेपीसी के अंदर थे उनको एक एक सुझाव पर उस पर वोटिंग की जाती है। नहीं, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप शेरो शायरी करके डराने का प्रयास करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं क्या चैनल पे? आप कहां बुला ले? नहीं आप, अरे भाई कब नहीं, आप बताइए, आपकी भाषा जो है वो गुंडागर्दी वाली भाषा होती है, आप धमकाने का प्रयास करते हैं टेलीविजन पे बैठ करके। नहीं आप उछलिए, आप ही तो सैयद जवाद विषय पर आइए, सैयद जवाद विषय पर आइए, तकरीरें करने के लिए सुनिए, सैयद जवाद सुनिए ना, एक मिनट सौरभ जी रुक जाइए, सैयद जवाद सुनिए ना, तकरीरें सुनिए ना, सैयद जवाद सुनिए, शाहीन बाग दूसरा शाहीन बाग बनाइए, वहां तकरीरें करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आके कि ये मुसलमानों का ये हो गया वो हो गया, मेरे ख्याल से फिर मैं फैक्ट चेक करने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद कल ही एक मौलाना साहब फैक्ट चेक करने पर भाग गए थे, तो वो सब मत करिए, विषय पर आइए। मैंने कहा ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, संसद में जाएंगे वो आपका, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो आपका अधिकार है, लेकिन कोई और तरीका भी है कि लड़ाई जारी रखने का? मैं तो ये पूछ रहा हूं। हाँ, राम मनोहर लोहिया जी सिखा करके लोगों को गए थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब जब अगर कोई चीज इस तरीके के सामने आई गई है, ठीक है संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी, और संवैधानिक शाहीन बाग बनाएंगे, दूसरा शाहीन बाग बनाएंगे, क्या कह रहे हैं फिर से बताइए? दूसरा शाहीन बाग बनाएंगे सड़कों पर? नहीं, दूसरा शाहीन बाग नहीं बनता है, और शाहीन बाग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जहां तक आप ले सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि शाहीन बाग का डर आपके दिलों में आज तक है। डरवर कुछ नहीं है क्या? कौन सा क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? डरवर कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। शाहीन बाग बना के क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? सीए पर झूठ फैलाते रहे, सारी उम्र सीए पर झूठ फैलाते रहे, मुसलमानों को बरगलाते रहे, वही कोशिश आज भी कर रहे हैं। क्या उखाड़ लिया आपने शाहीन बाग बनाकर? आप लोगों से डरना, सुनिए ये देश में ना कानून का राज है, और कानून के राज में मैं आप लोगों से या किसी से डरता वरता नहीं हूं, और किसी को डराइए मत कि शाहीन बाग बना देंगे। वो बेचारे आप ज्यादा से ज्यादा उन गरीबों को डरा लेंगे जिनकी रोजी रोटी आपने मार दी थी सड़कें रोककर, ज्यादा से ज्यादा उन मरीजों को डरा लेंगे जिनकी एम्बुलेंस आपने रोक दी थी और जो बेचारे इलाज नहीं करा पाए थे। हमारे को यही तो चाहते हैं, शाहीन बागी को बनाना चाहते हैं, गरीब मुसलमानों को परेशान करना तो चाहते हैं, झूठ बोलने वाले चाहते हैं,
सुनिए, मुकाबला नहीं कर सकते। यही तो है इनकी पॉलिटिक्स, यही तो इनकी पॉलिटिक्स है, यही तो इनकी बदमाशी है, ये शैतानी पॉलिटिक्स है इनकी, शैतानी नाम लेते हैं इस्लाम का, यही लोग शैतान की सारी पैदाइश। अरे सुन लो भाई, क्या है शाजियाबाजी, थोड़ा तो सुकून से सुनिए। शाजियाबाजी ना बोलिए, मुझे शर्म आती है आपके जैसे भाई होने पर। अच्छे से डिबेट करिए। 7, 8, 9 शाहीन बाग बनाएंगे, शर्म नहीं आती? माफी मांगी है उन लोगों को, उन गरीब मुसलमानों के पास कि कोई नागरिकता जा नहीं रही थी, लेकिन हम गलीज लोग हैं, हम इतने जलील हैं कि हमने झूठ बोला, आपको बाहर रखा, आपसे झूठ बोला कि आपका नागरिकता छीन ली जाएगी। हम इतने गलीज लोग हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपसे वोट चाहिए। आप गरीब रहिए, आप अंधकार में रहिए, आप बिल्कुल एक तरह के एक खाई में रहिए जिससे आप निकल ना पाए, क्योंकि हम आपको इस्तेमाल करें सियासी चारे की तरफ। लेकिन जाइए कहिए मैं माफी मांगता हूँ अपनी उस जलालत के लिए कि मैंने झूठ बोला, मैं जानता था कि आपकी नागरिकता नहीं छिन रही थी, लेकिन मैंने आपको डराया, धमकाया, आप लोग की रोजी रोटी छीनी मैंने, क्योंकि मैं चाहता था अपने वोट। मैं इतना गलीज इंसान हूँ, अपने बारे में बोलिए जवाद साहब, फिर शेरो शायरी सुनेंगे आपकी जलालत पर। ओके सैयद जवाद, इधर मत जाइए। हिम्मत है आपको विरोध प्रदर्शन करना करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप ये थोड़ी ना जाएंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, सड़कें हमारी हैं, सड़कें तो सर आपकी भी है, मेरी भी है, मैं भी सड़कों का टैक्स देता हूँ और बाकी जितने लोग बैठे हैं वो भी देते हैं। विषय पर आइए, क्या अब आपको लगता है कि इसको क्या जो है कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है? आपको लगता है कि और किस आधार पर आपको लगता है कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है? अशोक भाई, डर इस बात का है, 10 सेकंड मुझको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तीनों लोग भो 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 होने लगा। तीनों लोग नहीं रोक पाए। सर सुनिए 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 मेरी बात, भो भो कौन करता है वो मुझे पता है, ठीक है ना? और मेरे प्रोग्राम में फालतू की भौं करने की अनुमति मैं नहीं देता। एक आता है छीकू, वो भौं करने वालों के मुंह पे डाल दिया जाता है। वो आप देखते हो जब भौं करने वालों को घुमाते हैं ना सड़क पे, तो एक छीकू भी आता है। मैं अपने 2 टूक में छीकू रखता हूँ, छीकू जो भौं करता है उसको छीकू पहना देता हूं। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करेंगे तो मौका दूंगा, नहीं तो छीकू पहना दूंगा मुंह पे। बोलिए अगर छीकू पहनेंगे तो और अच्छे लगेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगली बार आपके सही में छीकू ऑर्डर कर दूंगा। विषय पर बोल दीजिए, नहीं तो मेरे पास एक बहुत अच्छे मेहमान बैठे हैं, अतीकुर रहमान जी, जो कायदे से बात करने वाले हैं। मैं उनके पास चला जाऊंगा और आपके अगली डिबेट से पहले छीकू का बंदोबस्त कर दूंगा। 2 मिनट दे पाएंगे, बोलिए। अगर अनइंटरप्टेड इसको 1 मिनट दे पाएंगे तो अपनी बात रखूंगा। सर विषय पर बोलेंगे, विषय पर सुनिए मेरी बात सुनिए, विषय पर बोलेंगे 2 मिनट दूंगा, विषय पर बोलेंगे 1 मिनट नहीं 2 मिनट दूंगा। विषय पर बोलिए, क्या आपको लगता है कानूनी रूप से इसके खिलाफ किया जा सकता है? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है सर कानून के अलावा। नहीं, रास्ते हैं, कानूनी तौर पे रास्ता तो आजमाया जाएगा, कोर्ट भी जाया जाएगा और आंदोलन भी होगा। और जो शाहीन बाग का खौफ है वो सुनने में अच्छा लगा। मुबारक हो इस देश के अंदर इन मुसलमान महिलाओं ने जिस तरीके का प्रदर्शन शाहीन बाग के अंदर पूरे हिंदुस्तान में हुआ, पूरी दुनिया ने उसको सर माथे पर रखा और सराहना करी। टाइम मैगजीन ने तो वो जो हमारी दादी बैठी हुई थी उनको जो है अलग अलग लक़ब से जो है वो नवाजा है, और उन बूढ़ी औरतों का और कमजोर औरतों की आवाज संवैधानिक तौर पर पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज करी गई। ये सरकार के लिए शर्म की बात थी और बात भी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी, अगर इस देश के अंदर संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट होगा और जो कि होगा, और उसको भी सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। हालांकि सरकार के ऊपर इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये जो चंद उद्योगपति अपने मित्रों के लिए जो कानून बनाया है, जैसे अभी आपको पता है नीरव मोदी कितना रुपए माल लेकर के चले गए, मेहुल भाई चौकसी कितना बेहतरीन चौकस माल लेके चले गए, विजय माल्या साहब कितना माल लेकर के देश का चले गए। और देश के अंदर जितनी बेरोजगारी फैली हुई है, जितनी महंगाई फैली हुई है, इसके लिए वक्फ बोर्ड ही तो जिम्मेदार है। अगर ये वक्फ बोर्ड कानून ना आता तो ट्रम्प जो है वो टैरिफ भी नहीं लगाता। ये इसके लिए वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है। हट रही है,
मुसलमानों को गाली दे करके, मुसलमानों को बदनाम करके, चावियाबाजी जैसे मोड़, ये भाजपा के अंदर है। और जो मुसलमानों के खिलाफ बोल करके सही जवाब रुकिए। हो गया, सही जवाब हो गया, हो गया, सही जवाब हो गया। आवाज बंद करिए और बोले वो रुकेंगे नहीं। मुझे अतीकुर रहमान और सौरभ दुबे के पास जाना है, लेकिन मैं सिर्फ एक टिप्पणी कर दूं, उसके बाद अतीकुर रहमान जी के पास जाता हूं। यूएसएड में ताला लग गया यूएसएड में। जो किसान आंदोलन पे बैठे थे ना, उनको किसानों के जो समर्थक बनते थे, जो कहते थे मैं अन्नदाताओं के साथ हूं, उन्होंने ही मार के भगा दिया, क्योंकि यूएसएड पे ताला लग गया है। अब जो है ना, फ्री की बिरयानी देने वाले जो अंकल बैठे थे ना न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में, फ्री की बिरयानी जो बेचते थे, अब वो बचे नहीं है सर। अब वो फ्री की बिरयानी नहीं मिलेगी तो शाहीन बाग भी नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय तो बरसात हो रही थी भाई, यूएसएड से पैसा आ रहा था। और टाइम मैगजीन भी नहीं, क्योंकि टाइम मैगजीन बीबीसी, सबको जो यूएसएड का पैसा मिल रहा था ना, सब पे ट्रंप अंकल ने ताला लगा दिया है। तो आप बनाइए, जाइए, जब कहीं और से पैसा जुगाड़ हो जाए तो आ जाइएगा। जब फ्री की बिरयानी का जुगाड़ हो जाए तो आइएगा, एक और बनाइएगा, लेकिन फिलहाल फ्री की बिरयानी मिलेगी नहीं, समझे। चीकू चाहिए ना, मुझे मालूम है आप चीकू का इशारा कर रहे हैं। अगली बार वादा है आपसे, अगली बार आऊंगा तो यही चीकू लेके बैठूंगा आपके लिए। अतीकुर रहमान जी, इसमें आपको लगता है कि टेक्निकली, मैं आपसे टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं, राजनीतिक टेक्निकली आपको लगता है कि कोर्ट में जाने पर इसमें कुछ अचीव हो सकता है? कोई ऐसे प्रावधान है जिसको लेकर इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? जी धन्यवाद अशोक जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का कल लोकसभा में हवाला दिया गया है, मेनली आर्टिकल 14, 15 का, 25, 26 का, इसका वायलेशन है। इस बिना पे कोर्ट में जाया जा सकता है और अवश्य जाएंगे। एक शेड्यूल है, शेड्यूल शायद 7 शेड्यूल है, उसका वायलेशन है, उसके तहत भी कोर्ट में जाया जा सकता है, जाएंगे हम। और रहा सवाल बिल के ऊपर जो चर्चा हुई, मैंने ये बात पहले भी शादिया जी के भी साथ कही थी और भी अन्य प्लेटफॉर्म से कही थी कि ये बिल अगर हकीकत में बीजेपी सही तौर पे लाना चाहती है तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित हो सकता है मुसलमानों के बीच में और बीजेपी और संघ एलिमेंट्स के बीच में। क्योंकि मैंने इस बात को हमेशा से उजागर करने की कोशिश की कि जितने भी हमारे अशोक जी वक्फ बोर्ड थे वो पूरी तरह से करप्शन में लिप्त थे। मुसलमानों को, और जिस तरह से शादिया जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को, पिछड़े हुए मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की तरफ से ना कोई स्कूल कभी मिल सका, ना कोई कॉलेज मिल सका, ना कोई हॉस्पिटल मिल सका। इस बात में कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है मुझे कहने में कि वक्फ बोर्ड का पैसा सिर्फ और सिर्फ जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट किए जाते थे वो चीफ मिनिस्टर्स के यसमैन हुआ करते थे और इन लोगों ने इसका फायदा उठाया है। आम मुसलमानों तक इसका फायदा कभी नहीं पहुंचा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि ये अमेंडमेंट के बाद में क्या सूरत हाल बनने जा रही है। जो बड़े बड़े हमसे वादे किए गए हैं होम मिनिस्टर जी के द्वारा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा, शादिया जी ने जो अभी बातें की कि भाई पसमानदा मुसलमानों को, औरतों को, विवाहों को इसका फायदा पहुंचेगा, तो मेरा कुछ थोड़ी सी आशंकाएं हैं अशोक जी। नंबर 1 ये कि जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, ऑल इंडिया लेवल पे बीजेपी लाना चाहती थी। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था कि यूसीसी पूरी इंडिया में रहेगा, लेकिन एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में आ गया। उसी तरह से अगर बीजेपी एक पायलट प्रोजेक्ट वक्फ की जमीनों को लेके दिल्ली में ले आए, उत्तर प्रदेश में ले आए और एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज कायम कर ले, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मुसलमानों के लिए साबित होगा। अच्छा, मेरी आशंका है कि जो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा के माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज कर रखा है, वो मुसलमानों के हित की बात कर रही है।
वो इन जमीनों को डेवलप करके हमको यूनिवर्सिटी और कॉलेज और हॉस्पिटल देने की बात कर रहे हैं। मैं जरूरी सवाल आपने पूछे हैं, कंप्लीट कर लो प्लीज। सिर्फ 30 सेकंड और लेना चाहूंगा। हाँ बोलिए। 30 सेकंड और लेना चाहूंगा, धन्यवाद। वादा कौन कर रहा है, किससे करवाया जा रहा है? बीजेपी पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकुर से, जो पहले ही मुझ जैसे मुसलमानों को कह चुके हैं कि ये गद्दार हैं और इनको गोली मार देनी चाहिए। सुनिए अतीकुर रहमान जी, एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक मिनट, आपका फैक्ट चेक कर दूं। एक मिनट, शाजिया मुझे 30 सेकंड दीजिए। बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अतीकुर रहमान जी, मैं आपका फैक्ट चेक कर रहा हूं। उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा देश के गद्दारों को। और नीचे से एक आवाज आई, देश के गद्दार। आप मुसलमान क्यों मानते हैं देश के गद्दार? देश के गद्दार तो कोई भी हो सकता है। देश का गद्दार कोई धर्म देखकर नहीं होता। देश के गद्दार बड़े सारे लोग हैं। देश के गद्दार उसमें मुस्लिम ना अतीकुर रहमान जी, मुझे आपत्ति है। आप इसको गलत जगह ले जा रहे हैं। और एक मिनट एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, अभी मैंने आपको मौका दिया, आप रुकिए। अब शाजिया जी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं क्योंकि आप इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है। शाजिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक लेके सौरभ आपके पास आऊंगा। बोलिए। देखिए अतीक भाई, आपने बहुत जरूरी बातें रखी और मैं मुतासिर भी हुई कि आपने बाकायदा क्या कुछ हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में आपने सुना एक एक चीज को और आपने उसके हवाले से अपनी बात को रखा है। आपने 7th शेड्यूल का जिक्र किया, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में यूनिटरी और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके एग्जाम्पल देकर कि इसको आप आगे लाया जाए, जिस तरह से उत्तराखंड में भी यूसीसी एक मॉडल स्टेट की तरह लाया गया है। मैं आपसे पूछूंगी कि पूरी तरह से सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक है, 2 यूनियन टेरिटरीज के हैं, बाकी सब स्टेट्स के हैं। ये बात पूरी तरह से साफ गोई से रखी गई है कि स्टेट्स ही करेंगे, जो स्टेट वक्फ बोर्ड होंगे वो ही चुनेंगे और सारा की सारा फैसला, सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारे कानून जो है उनके ही अधीन होंगे। तो 7th शेड्यूल को लेकर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक दूसरी बात रखी और आपने कहा कि आपने इस बात को भी कहा कि आपको इस बात से बड़ी तकलीफ है कि भाजपा जो है मुसलमान, आपने कहा कि वो लोग इस बात को कर रहे हैं जो मुसलमान को कहते हैं। आप अतीक भाई, मुझे बहुत दिक्कत है आपसे, आप क्यों गद्दार को अपने तरह समझेंगे? मैं कभी नहीं समझूंगी। जब भी बात होगी किसी नेशनलिस्ट की, मैं उसमें अपने को शुमार करूंगी। आप क्यों अपने नाम गद्दारों के साथ जोड़ेंगे? अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि आप जो और हमारे जैसे लोग कभी भी गद्दारों की तरह देखे जाएं। और लाहौल मिला कुव्वत कहना चाहिए ऐसी सोच पर भी, तो आप सोचिए भी ना। और आपने क्योंकि अच्छी तरह से सुना है, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप जो कि जानते हैं और आपने कहा, इस बात की तस्दीक की है कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार रहा है। लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं, ममता बनर्जी ने तो बाकायदा सीबीआई प्रोब की थी वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ, ज्योति बसु के वक्त के करप्शन की। तो सब जानते हैं क्या असलियत है। अब अगर उसकी बेहतर इंतजामात को लेकर बाकायदा ट्रिब्यूनल को ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ, डिजिटाइज रिकॉर्ड्स के साथ और अच्छी नीयत के साथ अगर उसमें बेहतरी की जा रही है तो इससे तो मुसलमान का फायदा ही है। चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। सौरभ मैं आ रहा हूं, सही है, जवाब रुकिएगा, मैं आऊंगा मैं ब्रेक के बाद छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ, छोटे से ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए।
चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ पर हार विपक्ष को क्यों नहीं स्वीकार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सौरभ दुबे, एक बात बार बार कही जा रही है कि इसको कोर्ट में चुनौती दी, ठीक है, वो तो बिल्कुल अधिकार है, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, बड़ी लंबी लिस्ट है। सीए को लेकर कोर्ट में गए और सीए को लेकर तो झूठ भी बोला कि नागरिकता चली जाएगी। सीए को लेकर कोर्ट ने इस पर अभी सुनवाई इस पर चल रही है, अभी खत्म नहीं हुआ मामला, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई और नागरिकता मिल रही है जिनको मिलना चाहिए। नोटबंदी को लेकर कोर्ट में गए, 370 को लेकर कोर्ट में गए, पीएम केयर्स फंड को लेकर कोर्ट में गए, वीवीपैट को लेकर कोर्ट में गए, ईवीएम को लेकर कोर्ट में गए, राफेल डील को लेकर कोर्ट में गए। हर बार कोर्ट में जाते हैं, हर बार मुंह की खाते हैं, फिर भी ये कह रहे हैं अभी कुछ बचा है क्या, आपको लगता है? देखिए अशोक जी, कल जो हमने क्रांतिकारी बिल को पास होते हुए देखा, जो मुस्लिम समाज के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है, जो हमारा जो गरीब मुसलमान है और महिलाओं को खुद मुख्तार बनाने का जो ये विधेयक है, ये वास्तव में एक तरह से आप देखेंगे तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी सौगात है। और इस सौगात के माध्यम से जो गरीब, शोषित, पीड़ित, पसमानदा समाज है, जिनकी जमीनें, जिन्होंने खुद आरोप लगाया कि हमारी जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड ने हड़प ली थी, वो वक्फ बोर्ड के जो कुछ चंद लोग 4 से 5% जो अपना मालिकाना हक जमाते थे, उनके कुछ राजनीतिक आका, जिस प्रकार से हम तमाम कल की रिपोर्ट में पेश की गई, उसके अंदर कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार खुल करके सामने आया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के माध्यम से कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया हुआ है। तेलंगाना और केरला तो इसके बहुत बड़े उदाहरण है। 50% से ज्यादा जमीनों पर वहां पर अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया। और आपने एक अभी बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया असदुद्दीन ओवैसी जी के बारे में। वहां पर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, उससे कमाई उनकी हो रही है 5 करोड़ खुद की, और वो किराया दे रहे हैं वक्फ के नाम पे 1000 रुपए। इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो ये बिल पास हुआ है, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही, ठीक कही। देखिए, मैं मानता हूं जब सीए आया था तब इन लोगों ने कहा कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जब 370 धारा हटी थी तो कहा कि 370 हटने पे जो है मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। जब ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जब इस प्रकार से नोटबंदी आई तो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। मोदी जी जब कोई फैसला लेके आते हैं, कल ही आपके एक टेलीविजन पे एक मौलाना झूठ बोलते हुए पकड़े गए। जब उन्होंने, मोदी जी ने सभा में बोला घुसपैठिए, तो कहते हैं मुसलमान। अभी आज एक मौलाना झूठ बोलते हुए पकड़े गए कि जब वहां पर बोला गद्दारों को तो कहते हैं मुसलमान। ये न जाने क्यों कुछ तथाकथित मुसलमानों के जो ठेकेदार हैं और जो उनके राजनीतिक आका हैं, ये मुसलमान, जो मुस्लिम धर्म है, उसको बार बार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में जाने से क्या मिलेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। कोर्ट में जाने से क्या मिलेगा, मैं बता रहा हूं। कोर्ट में 370 पे गए थे ना, उठा के पटका कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, बावजूद उसके ये मानते हैं। आपको लगता है कि, देखिए मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि ये जो इनके राजनीतिक आका हैं मुस्लिम ठेकेदारों के, ये लोग बार बार चुनाव में सिर्फ वोट को प्रभावित करने के लिए, चूंकि बिहार का चुनाव आ रहा है, इन्होंने सीधा सीधा कंधा लगाया था, निशाना साधा था जदयू के ऊपर। इनको लगा कि अगर हम नीतीश कुमार को जो है बहलाने फुसलाने में जो है उनको सफल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन इनको ये नहीं पता था वही नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो गरीब मुसलमान है, पिछड़े मुसलमान है, बिहार के अंदर जो है वो उनके लिए मसीहा बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तारिक खान आपके पास आऊंगा, सही जवाब थोड़ा आप छोटे संक्षेप में इस ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। चलिए, वक्फ पर हार विपक्ष को क्यों नहीं स्वीकार, तारिक खान जी बताइए सर। अब जो फिर से कह रहा हूं, रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का है, तो उसमें तो फिर उम्मीद क्या है, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो देखिए कानूनी मामला है, अब उसमें ये वकील बताएंगे कि क्या उम्मीद है, क्या कई फंडामेंटल राइट्स को उसमें मतलब काटा गया है, उसका लेकिन क्या आप लोगों ने लीगली क्या अभी तक इस पर सलाह मशवरा किया? आप लोगों के लीगल एक्सपर्ट होते हैं।
नहीं, हमारा ये मामला नहीं है, इसमें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे। हमारा समर्थन है, क्योंकि लोकसभा में जब इसकी चर्चा होगी तो हमने इस बिल का विरोध किया, लेकिन वो कोर्ट तो भाई जाएंगे। भाई जब मंडल कमीशन की सिफारिशें आई तो कोर्ट गए लोग, तो इस तरीके से कोर्ट जाने का अधिकार हमेशा है, ठीक है, वो उसी का एक्सरसाइज करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं। अभी कहा जा रहा था, एक बात और कह दूं कि किसी को नहीं पता, ये लगातार कहा जा रहा है कि वक्फ ने कभी कोई स्कूल या चैरिटी का काम किया हो, मगर वक्फ नंबर 19 उत्तर प्रदेश बहराइच जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं, 7-8 स्कूल जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वक्फ के द्वारा ही चलता है, ये क्लेम। और मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, और वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में 1,32,000 शिया सुन्नी मिला के, जान लीजिए कितने स्कूल चल रहे होंगे, तो ये झूठ है। ओके, सही है जवाब। 30 सेकंड एक हाँ ले रहे थे, कभी महाकुंभ का नाम ले रहे थे, पॉलिटिकल हो। सही है जवाब, 30 सेकंड बोलिए। देश के गृह मंत्री ने और संसदीय कार्य मंत्री ने संसद के अंदर गुमराह करने का काम करा है। गृह मंत्री साहब ने कहा, देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्त में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा, इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ किरण रिजिजू साहब कहते हैं वक्फ बोर्ड में शिया सुन्नी पिछड़े मुसलमान महिलाएं और विशेषज्ञ गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। काउंसिल में अधिकार 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 2 महिलाएं सदस्यता अनिवार्य है। दोनों में से अतीकुर रहमान जी 30 सेकंड और 30 सेकंड फिर अंत में सौरभ जी। अतीकुर रहमान जी 30 सेकंड। ओके सर, ओके, आपकी आपत्तियां दर्ज हैं, वो सामने है, लेकिन बस समय इतना ही है, बहुत जल्दी। अतीकुर रहमान जी 30 सेकंड। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग क्लॉज है इसके अंदर अशोक जी, जिसमें अगर 6 महीने में कोई वक्फ की जमीन साबित नहीं कर पाया तो वो किसी भी निचली या अगली अदालत में उसको इवन दाखिल नहीं किया जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीयत खराब है और वो हमारी जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं। सौरभ दुबे, कुल मिलाकर मैंने पूरी डिबेट में देखा सब नियत पे बात कर रहे थे, फैक्चुअल चीजें कम थी, नियत पे लोग से शक ज्यादा है। देखिए, जिन्होंने पहले बिल नहीं पढ़ा था तो भी विरोध करना शुरू कर दिया था, अभी भी बिल नहीं पढ़ा है तो तारिक खान बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। भाई 6 महीने का मोहलत तो बहुत दे रही है, आपका घर कब्जा कर ले कोई आकर के, अवैध अतिक्रमण कर ले, आप तो 24 घंटे में फैसला चाहते हैं कि मेरा घर मुझे वापस मिल जाए। सरकार तो तब भी आपको 6 महीने दे रही है, 6 महीने के बाद भी अगर कोर्ट नहीं जाएगा आदमी तो क्या करेगा। देखिए, मुसलमानों के हित में जो बिल लाया जा रहा है उसका समर्थन करिए, मुसलमानों के हित में है ये, और आप लोग जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं उसको बंद करिए, ये जनता के हित में होगा। चलिए, उम्मीद ये करेंगे कि इस पर लीगल लड़ाई हो, कोई और लड़ाई ना हो, लीगल लड़ाई हो, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, जब अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड विपक्ष का ये बताता है, जब जब उन्होंने मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया तो मुंह की खानी पड़ी है। ये अलग बात है कि कोर्ट के फैसले सरकार तो स्वीकार करती है, लेकिन विपक्ष को वो फैसले भी स्वीकार नहीं होते। पर आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।